ठीक है, तो कैपेसिटर का एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, करो ये भी। क्या आंसर बन रहा है? हैं? देखो, चार्ज दिए हुए हैं तुम्हें लेफ्ट और राइट प्लेट पे। द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द capacitor is minus 30 microcoulomb. The charge on the right plate of 6 microfarad capacitor is। देखो, कैपेसिटर पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है हमेशा, करेक्ट? यस मैम। तो अगर इस पे चार्ज 30, इस पे चार्ज कितना है? 30 माइक्रोकुलम। तो देखो, चार्ज जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब चार्ज का रेशो पता है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? Q इक्वल्स टू CV। पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट 6 और 4 पैरेलल में है, तो चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C डिस्ट्रीब्यूट होगा। 30 है तो किस रेशो में डिवाइड होगा? इनवर्स रेशो ऑफ 4 और 6। मैम सी ऑप्शन। तो इनवर्स रेशो में डिवाइड होगा, तो इसके पास कितना चार्ज है? 6/10 इंटू 30, 18। और इसके पास कितना बचा? 30 में से 18 गए तो 12। इसके पास 12, पूछा किसके पास है? 6 माइक्रोफेराड। तो कौन सा चार्ज आया? अच्छा, द चार्ज अब पूछा है राइट प्लेट पे। तो राइट प्लेट ये है। अब देखो, लेफ्ट राइट भी देख लेते हैं। इसका लेफ्ट ये वाली प्लेट होगी, राइट ये। तो लेफ्ट प्लेट पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसकी कौन सी डायरेक्शन, कौन से में पूछा? राइट प्लेट। तो इसका कौन सा बनेगा? ये लेफ्ट, इसकी राइट। तो राइट पे कौन सा चार्ज आएगा अभी? -18 या +18? मैम मैम वो कैपेसिटर भी दे रखा है, माइनस में दे रखा है, तो फिर वो -18 आना चाहिए ना। नहीं, माइनस क्यों आएगा?
10 म्यूएफ कैपेसिटर इज माइनस 30 गिवन भी है मैम, उसमें माइनस का ही यहाँ है वो भी। माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है, ये माइनस ये प्लस। तो अब हर कैपेसिटर इसी तरीके से होगा ना, ये भी माइनस का होगा, ये भी प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का, इस तरीके से बनेंगे। तो अब मुझसे कौन सी पूछा है, राइट प्लेट, तो राइट प्लेट पे प्लस है तो प्लस 18 बनेगा। क्वेश्चन में वो माइनस में दे रखा है 30। तो लेफ्ट प्लेट का है ना, तो ओके 10 माइक्रोफेराड की लेफ्ट प्लेट देखो कहाँ है। ओके। तो सबको आप इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये माइनस है लेफ्ट, तो ये प्लस होगी राइट, तो ऐसे ही इसका लेफ्ट माइनस, इसका राइट प्लस, तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक ये वाले क्वेश्चन और देख लो। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और देख लो, डाइलेक्ट्रिक्स वाले, फटाफट से। सीरीज पैरेलल, इसमें सीरीज पैरेलल कैसे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक वालों में, कि कौन सा कैपेसिटर, ये दोनों देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पर एयर है, तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2। अब देखो C1 और C2 सीरीज में कनेक्ट, इक्विवेलेंट निकालना है, पूछा क्या है, इक्विवेलेंट। तो यानी अब पता करना है कि सीरीज में या पैरेलल में है। तो अब मुझे बताओ C1 और C2 सीरीज है या पैरेलल है। पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो आपके पास देखो एरिया गिवन है, D, दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है प्लेट्स की, कंप्लीट D। अब आपको बस ये बताना है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, बताइए। सीरीज पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस में पोटेंशियल, बताओ। मैम पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में। हाँ, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये अब पोटेंशियल किसके अक्रॉस चेक करना है, प्लेट के अक्रॉस। ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये प्लेट ए हो गई, ये बी हो गई। अब देखो ए वाला जो है किसी पोटेंशियल से कनेक्ट होगा, बी वाला किसी पोटेंशियल से कनेक्ट होगा। बीच में देखो ये वाली लाइन, यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कुछ अलग आएगी, यानी ए जब इससे कनेक्ट है तो पोटेंशियल अलग है, और जब इस वाले बी से कनेक्ट है तो पोटेंशियल अलग है। मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। अब ये अगर ऐसे होता, मान लो इस तरीके से, यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते, ठीक है, ये प्लेट है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते। अब देखो प्लेट ए और बी, अब एक बात देखो, ए और बी है। अब इस प्लेट का कैपेसिटेंस भी, सॉरी, इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का, और इस वाली प्लेट देखो, अब ये C1 बनेगा, अब ये C2 बनेगा। C1 की जो प्लेट्स हैं इनका पोटेंशियल भी ए बी के अक्रॉस है, C2 वाला जो है इसका पोटेंशियल भी ए बी के अक्रॉस है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेंशियल सेम यानी पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गए और ये किसमें हो गए, सीरीज। तो इनका C इक्विवेलेंट सीरीज में निकालोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C तुम्हें पता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इनका पैरेलल में यानी C1 प्लस C2। ठीक है, आप डिस्टेंस वगैरह देख लेना किस तरीके से हाफ हो रही है या कैसे हो रही है। क्लियर है, सीरीज पैरेलल कैसे पहचानेंगे। तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा दूं तो मैं एक बार कर ही लो, वरना फिर कंफ्यूज होते रहो। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। पैरेलल प्लेट में जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की वो होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। पता चल गया है कि मैडम ने बोला है सीरीज में, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग है। तो ये जो प्लेट ए और बी है ये दोनों आपस में अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, मतलब सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। C होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। C1 में एरिया क्या रहे, एरिया कितना हो जाएगा, क्या एरिया चेंज होगा, भाई एरिया तो सेम ही रहेगा ना। अब एप्सिलॉन नॉट, इसका एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। डिस्टेंस D, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है, आधा है ना, भाई ए बी पूरा D है। अब मुझे C1 कितना है, सिर्फ C1 तो इतना है ना, A से लेके B तक,
तो ये नहीं डिस्टेंस मैंने बच्चों कितना हो गया, d/2 प्लस C2। अब C2 वाला देखो, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K एरिया सेम रहेगा एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2। अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास अब सारी चीजें हैं, वैल्यू रख दोगे, तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से D को हाफ कर दिया, यहाँ पे एरिया सेम रहेगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो क्या क्या चीज होती है हमारे पास, क्या क्या मुझे पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि हमारा जो करंट है फ्लो चेंज कितना ऑफ फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से। तो आई की वैल्यू आती है dq/dt। dt। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है आई का, dq/dt, मतलब पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो होता है हमारा करंट। वैल्यू आई की जो यूनिट है वो क्या होती है, एसआई यूनिट, एम्पियर। ठीक है, अब आता है एक टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट करंट एरिया पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गई करंट डेंसिटी। अब देखो करंट डेंसिटी, मान लो, अब एक्चुअली में करंट डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, देखो करंट डेंसिटी, मान लो मेरे पास ये इतना एरिया है, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया परपेंडिकुलर होता वेक्टर है। सरफेस के परपेंडिकुलर। तो मैंने ये एरिया वेक्टर ड्रॉ किया, करंट डेंसिटी कहाँ रहेगी, आई की डायरेक्शन में, तो ये मेरी करंट डेंसिटी हुई। अब एक चीज देखो, हमेशा जब हम ये लिखते हैं ना, आई इक्वल्स टू जे, सॉरी जे इक्वल्स टू आई बाय ए, तो आई क्या हो जाएगा, जे डॉट ए होता है एक्चुअली में। और ये कौन सा कंपोनेंट हम लोग लेके चलते हैं इसका, देखो अब जैसे इसका तुम कंपोनेंट निकालोगे तो जे डॉट ए लेके चलते हैं, यानी जे और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। तो हमेशा ये डॉट में लिखते हैं, एंड दिस इज द डॉट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द करंट डेंसिटी। अगर ये डिफरेंशिएट करके निकालना, सॉरी इंटीग्रेट करके निकालना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, देखो एक तो होती है मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन्स को, मान लो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कराया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं कराया है, तब की वैल्यू, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कराते तो तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, ये हेयर एंड देयर मूव करते रहते हैं। अब इनकी थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, जब इनके अक्रॉस हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो कितनी होती है, थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं उसको। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, तो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ठीक है, 10⁻⁶ से। अगर हमारे पास, अब क्या करते हैं कि हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस वो लगा देते हैं, बैटरी सेटअप कर देते हैं। ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी, भाई पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल की वजह से क्या सेटअप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पर क्या लगती है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इन पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सिलरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, जो ये फोर्स लग रहा है, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होंगे। कितने अमाउंट से, देखो F इक्वल्स टू ma, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, QE, QE इक्वल्स टू ma। तो यहां से एक्सिलरेशन निकाल लोगे, एक्सिलरेशन कितना आया,
Q यानी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कितना है, E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M। तो ये आया एक्सीलरेशन, जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो फॉर्मूला लगाया मैंने U प्लस AT का। U क्या है, थर्मल वेलोसिटी। देखो अब ये थर्मल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की थी, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं सभी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं तो वो आएगा 0। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी वेलोसिटी है यानी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहा है, तो जब नेट निकालोगे डिस्प्लेसमेंट 0 आती है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब तुम देखते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेलोसिटी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन ने नेट डिस्प्लेसमेंट 0 दी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करा फाइनली, तो इसलिए यू की वैल्यू 0। तो फॉर्मूला क्या बना, AT। ए की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली, E बाय एम, टाइम को टाउ। अब यहाँ पे देखो ये जो टाउ है ये क्या दिखाता है, टाउ क्या होता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होएगा, कोई बताएगा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच का टाइम। हाँ वेरी गुड। देखो ये रहा हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर इधर मूव कर रहे हैं। अच्छा मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, एक सेकंड। हाँ देखो अब इलेक्ट्रॉन इधर इधर मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलिजन जरूर होगा इलेक्ट्रॉन्स का आपस में। तो इलेक्ट्रॉन्स का जब आपस में कोलिजन होगा तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम है जो यहाँ पर टाउ से दिखाया गया है। कहाँ पर, ये रहा। तो VD इक्वल्स टू माइनस EE बाय M टाउ। अब देखो इसको कुछ और फॉर्मूले डिराइव करते हैं हम लोग। मुझे बताओ करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है? I is equal to NEA VD, है ना? VD तो हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है विच इज इक्वल्स टू NEA VD। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। N क्या है, नंबर ऑफ, देखो एक एक चीज लिखी हुई है PPT पे। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब देखो मैं इस A को, यहाँ पे देखो, इस A को उठा के I के नीचे ले जाती हूँ तो I बाय A क्या बन जाता है, I बाय A करंट डेंसिटी, I बाय A इज करंट डेंसिटी। तो NEVD। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M इंटू टाउ। तो ये उठा के यहाँ रख दिया। अब ये वैल्यू क्या बनी, देखो NE स्क्वायर टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज अपॉन मास, ये वैल्यू बन के आई। इलेक्ट्रिक फील्ड को साइड में ले गए, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे ना, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा, मास कांस्टेंट रहेगा, टाउ भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो जे की वैल्यू कितनी आई, देखो सिग्मा ई। अब जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको सिग्मा से डिनोट किया है, और ये सिग्मा क्या होती है बच्चों, कंडक्टिविटी। क्या होती है, कंडक्टिविटी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है, बस ड्रिफ्ट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन याद रख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, बस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग निकाल लो, बाकी सारी वैल्यू कंडक्टिविटी यानी कांस्टेंट बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्टिविटी का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का उल्टा मैंने लिखा रेजिस्टिविटी। अब इस वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी, मेरी रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, तो कंडक्टिविटी कितना आया है, NE स्क्वायर टाउ बाय M, कंडक्टिविटी इसका उल्टा, सॉरी रेजिस्टिविटी इसका उल्टा हो जाएगा, ये देखो रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में मास ऊपर आ गया और ये टर्म्स नीचे आ गई, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। अब एक टर्म और होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने फाइंड करी थी, E टाउ बाय M अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दो तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, देखो यहाँ पर मैं इस टर्म को लिखती हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी ई टाउ बाय एम। अब मुझे मोबिलिटी क्या कह रही है, फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाय एम। तो ये तुम्हारी ड्रिफ्ट, ये क्या आ गई, मोबिलिटी की वैल्यू आ। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इक्वल्स टू आई आर, बट ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर कंडक्टर्स, है ना। तो ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब जैसे जैसे सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। कांस्टेंट आता है R, R क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब मुझे कोई ये बताओ कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। मैम लेंथ पर करता है, एक एरिया पर टेम्परेचर। हाँ, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, एरिया कितना है, लेंथ कितना है, ठीक है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। और दूसरा हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है करंट को फ्लो करने में जो अपोजिशन मिलता है कंडक्टर के अंदर, वो होता है रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस किसकी वजह है, किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन्स बार बार कोलिजन कर रहे हैं वही रेजिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, यही रेजिस्टेंस है। बताओ, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता चला गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं अगर वोल्टेज बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नो मैम। हाँ। तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है ये आई और वी की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। तो आई, तो वी और आई को बढ़ाने से आर चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। और याद रखो ओम्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी आती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हो गया, दूसरी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करती है भाई, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया। तो यहां से तो हमें पता चल गया जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट है। अब रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पे। हाँ, मटेरियल का नेचर और टेम्परेचर। जैसे कि मान लो डेंसिटी, पानी की डेंसिटी ग्लास में ले लो, किसी बॉटल में डाल लो, पानी की डेंसिटी सेम रहती है, मरकरी की डेंसिटी सेम रहती है। तो जैसे डेंसिटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, किसी भी लिक्विड की, ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होती, एक्सेप्शनली चेंज होंगी। जैसे कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्लियर। या फिर मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, ठीक है, गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, तो सबकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गई रेजिस्टिविटी। अब आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो सारे फॉर्मूले हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, अभी जो तुमने पढ़ा है कि टेम्परेचर है, जो सॉरी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी तुम सबने बोला कि रेजिस्टेंस मैडम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब यही मुझे फॉर्मूले के थ्रू निकालना है कि ऐसा फॉर्मूला बना दो जिससे इनका रिलेशन आ जाए टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, देखो क्या लिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखती हूँ एक बार। R2 इक्वल्स टू R1 अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस का। तो इसमें डेल टी क्या है बच्चों, देखो दो चीज है,
R1 R2 T1 T2। यहाँ पर तुम्हें R1 दिया होगा कि R1 जो है किसी T1 टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है। मान लो 20 डिग्री पे जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है तुम्हें 20, मान लेते हैं 20 ओम। टेम्परेचर T2 दे दिया 100 डिग्री। अब पूछ रहे बताओ R2 क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखो R1 क्या है, टेम्परेचर एट T1, R2 क्या है, टेम्परेचर एट T2, डेल T क्या है, T1 और T2 का डिफरेंस। क्लियर। R1 टेम्परेचर क्या लिखोगे 20 ओम, 1 प्लस अल्फा, अभी बताएंगे अल्फा क्या है, डेल T यानी T2 माइनस T1 कितना आया 80 डिग्री। तो टेम्परेचर का डिफरेंस है ये डेल T। R2 जो हमें फाइंड करना है T2 पे। क्लियर। अब बात आई अल्फा की, मैडम ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है बच्चों, क्या है, Temperature coefficient of resistance. टेम्परेचर कॉफिशिएंट। वेरी गुड, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब एक बात देखो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर मैं कंडक्टर की बात करती हूँ तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अल्फा क्या आना चाहिए, अल्फा क्या आना चाहिए कंडक्टर्स के लिए, पॉजिटिव। कंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या रहता है, पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो यानी सेमीकंडक्टर्स के केस में तुम्हारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव। 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 अब तुम्हें ये बात बतानी है, अच्छा V इक्वल्स टू आई आर सेमीकंडक्टर्स के लिए लगा सकते हो, V इक्वल्स टू आई आर सेमीकंडक्टर्स के लिए लगा सकते हो, नहीं। नो मैम। ये वाला फॉर्मूला आर, ये वाला फॉर्मूला जो स्क्रीन पे है ये लगा सकते हो, ये वाला R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल T, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स दोनों के लिए लगा सकते हो। फर्क बस इतना है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव और कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, जो कि तुम्हें ऑलरेडी एग्जाम में गिवन होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल T। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के लिए या तुम्हें कंडक्टर्स दिखे या सेमीकंडक्टर्स, ये फॉर्मूला अपने आप फिट कर देना है, ठीक है, अल्फा मिलेगा। ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है किसके, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होगी, सॉरी टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, सॉरी, है ना। तो ये कैसा ग्राफ आया है, देखो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी, भाई रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस ना। अच्छा ये सेमीकंडक्टर का है ना, हम लोग कंडक्टर्स के लिए पढ़ने थे। सेमीकंडक्टर्स में क्या हो रहा था, देखो दो चीज है, सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। वही कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा है। क्यों उल्टा है, सेमीकंडक्टर्स में तुमने पढ़ ही लिया होगा, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से होता क्या है, वहां पे बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। हेलो, क्लास में हूँ अभी तो, है ना, ओके, है ना। तो क्या हुआ, हमने क्या बोला, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो बॉन्ड्स टेम्परेचर के बढ़ने पे बॉन्ड ब्रेक मतलब हमारे पास चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। चार्ज कैरियर फ्री तो मतलब सेमी हमारी रेजिस्टिविटी कम हो गई, यानी सर्किट में जो करंट है वो इंक्रीज हो गया। सेमीकंडक्टर्स के केस में ये होता है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेजिस्टिविटी कम हो रही है। क्लियर, भाई रेजिस्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम है। यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है, बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आ गया। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट।
आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करना है बस। अरे आंसर बताओ यार, इतना तो टफ नहीं है। आई की वैल्यू गिवन है, चार्ज कितना हो जाएगा देखो, फॉर्मूला भी है स्क्रीन पे, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। मैम 22 कूलम। ठीक है, लेट्स चेक। डी क्यू हमें निकालना है। अब देखो आई की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी, हमें चार्ज ही निकालना है, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने लिमिट दी है भाई, 1 से 2 सेकंड के लिए ही बताओ कि कितना चार्ज फ्लो करके गया है। आई तुम्हें गिवन है 3t² प्लस 4t³ अब बस डी टी यानी इंटीग्रेशन ही तो करना है, क्या बचा t³ प्लस t4। 22 आ रहा है मैम। लिमिट का 1 से लेके 2 तक लिमिट रख दो, तो भाई कितना बचेगा, ये तो 1 TQ + 1 हो गया, माइनस 2³ प्लस 2⁴। सॉरी, लिमिट्स उल्टी उल्टी रख दी शायद, वो देख लेना एक बार। यस मैम। शायद 2³ प्लस 2⁴ माइनस 1 1 प्लस 1 ये हो जाएंगे। तो 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 2 4 4 2 8 16 8 2 16 माइनस 1, 16 8 32। ये तो यार ये तो 31 आ रहा है। नो मैम, आपने 1 + 1 2 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो 30 आ गया फिर, है ना। नो मैम, 16 + 8 24 होता है ना। 8 में 0 तो 24, ठीक है 20 आ गया फिर। 20 नहीं, मैम 22 आ गया। यस मैम। ये 22 कूलम, ये 22 कूलम आपका आंसर है। ये वाला करो। क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर दी हुई है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। देखो रेजिस्टेंस क्या है, मैंने बोला था R1 रहेगा, R2 रहेगा। R1 कितना है, 10 ओम, 10 ओम, R2 10.2 ओम। 10.2 ओम। अच्छा, अब टेम्परेचर भी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कोई T डिग्री सेल्सियस है जिस पर टेम्परेचर इतना है, जिस पे रेजिस्टेंस इतना है, तो तुम्हें बताना है ये टेम्परेचर कितना होगा। ये चीजें हैं। तो अब देखो तुम्हें ये इक्वेशन 2 बार लगानी है, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है, अब लगाओ इसको, R2 अपॉन R2 इक्वल्स टू R1 अल्फा डेल टी। यानी पहले इन दोनों में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्चुअली में तो मुझे टी निकालना है, एक बार इसमें लगा दो। देखो R2 कितना है 10.2, R1 कितना है 10, 1 प्लस अल्फा एज दिस डेल टी। तो R2 और R1 के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री कर दिया। अब देखो अब क्या करना है, अब तुम्हारा हो सकता है यहाँ से अल्फा निकाल के दोबारा एक इक्वेशन में लगाओ वैल्यू, अल्फा मत निकालना वरना हो जाएगा लेंथी। करना क्या है, इसको यहाँ पे लेके आओ, इक्वेशन को ओपन करो, 10.2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 अल्फा इंटू 100 डिग्री। ये 10 यहाँ आएगा, ये 0.2 बचेगा, यहाँ बचेगा 10 अल्फा 100। ठीक है, इतना ही रहने दो। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 बन गई, आ गई। अब बस अब क्या करना है, इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 दोबारा लगानी है। R2 इक्वल्स टू R1, देखो 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब R2 यानी मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा 10.95 क्योंकि इसी का ही निकालना है टेम्परेचर।
R1 अब मेरे ऊपर है कि मैं कौन, ये R3 ले लो, ठीक है, ये R3 है ना, ये R3 हो गया, R3। अब R1 मेरे ऊपर है कि मैं R1 लूं या R2 लूं। अगर एक बात देखो, अगर मैं R1 लूं तो ये 0 डिग्री है ना, तो मेरा ये डेल टी कितना बनेगा, सिर्फ T डिग्री। अगर तुम R2 लोगे तो ये 100 है, तो ये कितना बनेगा, डेल टी T माइनस 100। तो सवाल लेंथ ही बनेगा। तो इस तरीके से देख लेना, जब भी 0 डिग्री वाला हो वही ले लेना। तो 0 डिग्री वाले पे रेजिस्टेंस कितना है, 10, 1 प्लस अल्फा। देखो अब डेल टी कितना लिखना है, 10.95 पे टेम्परेचर कितना है, T माइनस 0। अगर तुम 10.2 वाला लेते तो मुझे यहाँ 100 लिखना पड़ता। क्लियर? तो बस अभी कितना बना, 10.95 इक्वल्स टू 10 प्लस अल्फा 10 टी। तो ये 0.95 इक्वल्स टू अल्फा 10 टी। तो यहाँ से जो अल्फा वाली वैल्यू है वो अल्फा यहाँ रख देना, तुम्हारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? दो इक्वेशन से वैल्यू बन जाएंगी। तो यही इक्वेशन 2 बार लगाने की, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. 2 बार इक्वेशन लगानी है, वही फॉर्मूला है। ये वाला ग्राफ बताओ कौन सा सही है। मैम सी। सी किसके बीच में पूछा है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बीच में रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो यानी ग्राफ सी Degree. बिल्कुल सही C. है। हाँ वेरी गुड, सी ग्राफ बहुत सही। ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो, जब भी सर्कुलर में चार्ज घूम रहा हो, जब भी चार्ज सर्कुलर में घूमे तो आई क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड। भाई एक सर्कल में चार्ज घूम रहा है तो एक कंप्लीट राउंड लगाने का कितना समय लग रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये T. ओमेगा ऊपर चला गया। और कैसे लिख सकते हो, मान लो ओमेगा नहीं गिवन, इसकी रेडियस, हाँ, आई इक्वल्स टू क्यू। और टाइम को कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस, टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी गिवन है, तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो टाइम को कुछ नहीं लिखा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दी। डिस्टेंस कितना है, सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हारा सर्कल जो है, तुम्हारा जो चार्ज है सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, अच्छा। अब ये देखो, जब भी हम किसी, अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ठीक है, क्या है, वायर। उस Wire. वायर का रेजिस्टेंस आर है। अब मान लो मैंने वो वायर दो हिस्सों में बांट दी, दो हिस्सों में बराबर बराबर काट दी। तो मुझे बताओ, उन दो बराबर हिस्सों में जो वायर को कट किया है उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस किस के बराबर है, लेंथ के। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ को आधा कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आधा। आधा। मान लो अब मैं उसी लेंथ को 5 हिस्सों में काट देती हूँ, तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1/5. R/5। टोटल का R था ना, पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस R था, तो Yes, अब ma'am. एक हिस्से का R/5। अब यही क्वेश्चन है। अब मान लो मैंने उस रेजिस्टेंस को n टाइम्स काट दिया, बराबर, याद रखना बराबर बराबर कटेगा, n टाइम्स बराबर बराबर काट दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, N/5. n/5 कहां से आ गया। R/N. हाँ आर सुनो, बाई अभी किसका, देखो वो तो लेंथ में हो गया, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक वो थी, ये एक वायर थी, मैंने जस्ट इसको कट किया, जितने हिस्से में कट करूंगी उतना ही एक हिस्से का रेजिस्टेंस उतने ही हिस्से में कट जाएगा। मान लो 2 में कटा तो एक का R/2, 3 में काटा तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस R/3, 5 में काटा तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस R/5। ये कब है, जब कट किया है। कब कट किया है, कट करने पे क्या होगा, हाँ
बोलो बोलो। ऑप्शन सी। हाँ सुनो, ये मैंने कब बताया है, जब हमने कट किया है। कट करने पे एरिया में कोई चेंज, कट करा है बस सीधा सीधा, एरिया में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मैं वही स्ट्रेच करती हूँ, क्या करते हैं स्ट्रेच, मतलब मैंने मेल्ट कर दी कोई वायर और उसको स्ट्रेच कर दिया, उसकी लेंथ के एन टाइम्स बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया में भी चेंज आता है। तो इस केस में क्या होगा, जब मेल्ट करोगे तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, एन स्क्वायर आर के, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, जब तुमने कट किया तो जितने पार्ट्स में काटा उतना आर बाय एन हो गया एक का। अब नया रेजिस्टेंस, अब इसमें पूछा है कि आपने अगर उसको मेल्ट कर दिया तो इस केस में देखो एरिया भी चेंज होता है। ठीक है, एरिया भी चेंज होगा, तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो एन स्क्वायर आर बनेगा। क्लियर, एन स्क्वायर बाय सॉरी एन स्क्वायर आर। और ये कैसे पता चला, देखो मान लो पुराना वाला जो रेजिस्टेंस था वो रो L1 अपॉन A1 था, नया रेजिस्टेंस अब तुमने क्या किया, मेल्ट कर दिया। देखो सॉरी एन टाइम्स, वायर को एन टाइम्स खींच दिया तुमने पुरानी के एन टाइम्स उसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो अब देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तुमने लेंथ बढ़ाई तो एरिया कम नहीं हो जाएगा भाई, वो बढ़ेगी कैसे, एरिया से। पहले मान लो वो कुछ मोटाई होगी उसकी, एरिया होगा, और तुमने वो खींच के पतली कर दी तभी तो लंबी हुई है, तो यानी एरिया कम हो गया। तो हमेशा वॉल्यूम क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट, यानी लेंथ इनटू एरिया कांस्टेंट रहता है। पहले अगर तुम्हारा लेंथ L1 था, एरिया A1 था, फाइनली मान लो L2 हो गया, एरिया A2 हो गया। तुम्हें गिवन है L2 जो है n टाइम्स है पुराने वाले के, तो एरिया देखो कितना हो गया, एरिया कम हो गया A1 बाय n। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दोगे A2 और L2 की, तो तुम्हारे पास ये देखो ये वैल्यू आ गई, L2 रख दो, NL1 एरिया रख दो A1 बाय n, तो R2 ये आ गया n स्क्वायर, और ये वैल्यू R1 के बराबर हो जाएगी, तो n स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, अब कई बार आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो हमने उसके रेडियस को चेंज कर दिया, मतलब मान लो मैंने वायर को स्ट्रेच किया जिससे उसकी जो नई रेडियस है वो इतने से चेंज हो गई, तो उस केस में लेंथ निकालोगे, फिर एरिया तो गिवन होगा, उस केस में लेंथ निकालोगे, फिर लेंथ यहाँ रख दोगे पुराने वाले फॉर्मूले में, तब आंसर निकालोगे। मेन चीज क्या रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये याद रखने हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, मेल्ट करके लेंथ बढ़ाई जाती है तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर करो। क्या पूछ रहा है, देखो रेजिस्टेंस, हाँ किसी वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच टू 5 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर इंटू मैम आर, 120 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, तो 125। अच्छा ये वाला करो, ये 1/4 हो जाएगा लेंथ के, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। क्लियर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, बाय। तो वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ ये इनफ नहीं है, हम लोग जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी